आपने शायद ये चीज़ नोटिस की हो कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो अक्सर वो लोग काम आते हैं जिनसे हमें कभी भी उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो लोग नहीं दिखते जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक कनेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि टाइम के चलते हमारा उन लोगों से जो कनेक्शन है वो इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वो कभी भी हेल्प करने नहीं आते। एंड ये सेम चीज़ होती है पैसे को लेकर। अगर आपका रिलेशन पैसे के साथ एक कमज़ोर रिलेशन है तो फिर आपके साथ कभी नहीं चलने वाला है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ एंड ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आपकी लाइफ में पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये सब कुछ सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है कि आपका पैसे के साथ बॉन्ड कैसा है। एंड अगर आपने गलती से भी लायबिलिटीज़ को एसेट समझ लिया है तो फिर पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ जो आपके पैसे के साथ जो आपका रिश्ता है उसे हमेशा के लिए बदल के रख देगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो इस वीडियो की शुरुआत मैं कहानी से करना चाहता हूँ एंड ये कहानी मेरी ही है, मेरी रियल कहानी है। तो ये कहानी है आज से करीब करीब 6-7 साल पहले की, जब मैं एक टीनेजर हुआ करता था। ओके, तो मैं जैसे शाम को छत पे घूमते हैं तो मैं भी उस टाइम शाम को छत पे घूम रहा था अपने ईयरबड्स लगा के। बाय द वे वो ईयरबड्स वन प्लस के थे एंड वो 5,000 या 5100 रुपये के आए थे। मुझे एग्जैक्ट याद इसलिए है क्योंकि वो ईयरबड्स मेरे दिल के काफ़ी करीब थे। मैंने काफ़ी टाइम तक पैसे इकट्ठे किए, कलेक्ट किए और उसके बाद मैंने वो ईयरबड्स मंगाए, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा शौक था सुनने का। तो मैं जस्ट म्यूज़िक सुन ही रहा था छत पे, ऐसे ही रैंडमली मेरा फ़ोन बजता है एंड ये फ़ोन आता है मौसा जी का। ये मेरे रियल मौसा जी तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं जो मेरा इनके साथ बॉन्ड है वो रियल से भी ज़्यादा है। ओके, तो वैसे मौसा जी मेरे से एज में इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं। रैंडमली कॉल आया एंड वो मेरे से हालचाल उन्होंने मेरा पूछा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, एंड मैं बाकी सारी चीज़ें बता रहा था। तो बातों ही बातों में मैंने ये भी बता दिया कि मैंने अभी न्यू ईयरबड्स मंगाए थे एंड उनका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने पूछा कितने के हैं ईयरबड्स, उन्हें लगा 2,000 के होंगे मैक्सिमम। मैंने बोला कि ये तो 5,000 रुपये के ईयरबड्स हैं। तो उन्होंने बोला कि यार अभी तो तूने न्यू फ़ोन भी लिया था। मैंने बोला लिया तो था फ़ोन। फिर उन्होंने मुझे जो जैसे घर वाले सुनाते हैं वैसे सुनाना शुरू किया कि तू तो यार इतने कमाता भी नहीं, तू तो यार इतना कमाता भी नहीं है और फिर भी इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है हर चीज़ों पर। भी न्यू फ़ोन लिया था तूने, 15-20 हज़ार का लिया था उस टाइम। एंड मैं बातों को टाल रहा था कि हाँ यार बोलते रहते हैं लोग, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने ना उस दिन मुझे एक बुक रिकमेंड की थी। उस बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड, काफ़ी फेमस बुक है। रैंडमली उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया कि यार अगर तुझे टाइम मिले, वैसे तो तू पढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुझे अगर टाइम मिल जाए या सद्बुद्धि आ जाए तो एक बुक पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड। एंड हाजी मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने वो बुक कैसे पढ़ी। मैंने उससे पहले कोई भी किताब नहीं पढ़ी एंड किताबें पढ़ना मुझे बेवकूफ़ी लगती थी कि फालतू में लेके बैठे रहो और किसी ने जो लिखा है उसे पढ़ते रहो। लेकिन उस दिन मुझे, उस दिन के मतलब उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एक्चुअल में ये लगा कि यार संसार में कोई तो ऐसी जादुई शक्ति है जिसने मुझे पता नहीं कैसे प्रेरित कर दिया, या जो बोलते हैं ना पीछे जाके देखो तो, आगे जाके देखो तो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। उस शाम को मौसाई ने मुझे बोला कि बुक पढ़ लेना टाइम मिल जाए तो मैं ऐसे ही बोर हो रहा था तो मुझे याद आया कि उन्होंने बुक की बोला था, देख तो लूँ बुक का क्या है। अब नाइट में मेरे पास बुक नहीं है बाय द वे, तो मैंने गूगल किया एंड उसका पीडीएफ डाउनलोड किया। तुम बिलीव नहीं करोगे, वो बुक मैंने 4 से 5 दिन में, शायद 2 या 3 दिन में ही ख़त्म कर दी। एंड वो बुक मैंने पूरी पीडीएफ के थ्रू पढ़ी अपने लैपटॉप पे। पता नहीं कैसे मैंने वो बुक पढ़ डाली। एंड उस बुक को पढ़ने के बाद जो मुझे पहली चीज़ रियलाइज़ हुई वो थी कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ अगर कोई है तो वो मैं खुद हूँ। क्योंकि उस बुक में पैसे को काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताया हुआ है कि पैसा सिर्फ एक दिखावा करने की चीज़ नहीं है। पैसा एक बहुत पावरफुल टूल है अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करें एंड आपका जो कनेक्शन है इस पैसे के साथ अगर ये अच्छा है तो आपकी लाइफ में पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस बुक के बाद मुझे
बहुत गंदा रियलाइजेशन हो रहा था, मतलब अपने लिए काफ़ी गंदी फीलिंग आ रही थी कि मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ। एंड आपको हंसी आ सकती है, मुझे उसके बाद सारे लोग बेवकूफ़ लगने लगे, मतलब मेरे जो आसपास के जो लोग हैं। तो वहाँ से जो मैंने बुक से सीखा कि पैसे के साथ आपका रिश्ता अगर जितना अच्छा होगा, आप जितना ज़्यादा पैसे को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में आएगा। तो एक वो दिन था जिस दिन मैंने पैसे के साथ बॉन्ड बनाना शुरू किया, और एक आज का दिन है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ एंड मे बी आप भी इस वीडियो की हेल्प से पैसे के रिलेशन को अपने साथ समझ पाओ और बना पाओ। तो शुरू से शुरू करते हैं एंड सिंपल डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। एसेट्स वो चीज़ हैं जिसमें आप पैसा डालो और वो आपके लिए और पैसा बनाए, चाहे आप काम करो या ना करो, सिंपल। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें जिसमें आप पैसा डालो, उसके बाद वो पैसा ना बनाए, उसकी वैल्यू गिरती रहे या वो और पैसा खाए, सिंपल। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये घर है, ओके। अगर आपका घर आपको रेंट देता है तो ये एसेट है, ये आपके लिए एक इनकम जनरेट कर रहा है। एंड अगर आपका घर ईएमआई खाता है, यानी कि आपकी किस्तें जाती हैं घर के लिए, तो फिर ये एक लायबिलिटीज बन जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास कोई 4 व्हीलर है एंड अगर आप उस 4 व्हीलर को रेंट पे चलाते हो, यानी भाड़े पे चलाते हो, आपके लिए वो इनकम जनरेट करता है, ये एसेट है। लेकिन वही गाड़ी घर पे रखी रहती है, आपने ले ली, जब कभी आप जाते हो इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते उसे, तो फिर ये लायबिलिटीज़ है, क्योंकि अब इसका आपको इंश्योरेंस भी पे करना है, मेंटेनेंस भी देखना है, एंड इसका जो पार्किंग वगैरह का खर्चा है, पेट्रोल वगैरह का खर्चा है, ये आपने एक तरीके से अपने ऊपर एक लायबिलिटी ले ली कि ये और पैसे खाने वाली है। एंड गाड़ी जैसे ही शोरूम से बाहर आती है तो 20% तो उसकी वैसी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़। एंड बाय द वे ये जो बुक थी रिच डैड पुअर डैड, इसमें ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर और काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है। मुझे तो ये उस टाइम पर नॉलेज भी नहीं थी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, लेकिन ये ना बहुत सिंपल चीज़ है। एंड अगर आपने इस चीज़ को समझ के अपना पैसा खर्च किया तो काफ़ी हद तक आप अपना पैसा लायबिलिटीज़ पर खर्च नहीं करने वाले, क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि क्या चीज़ मुझे पैसा बना के देंगी एंड क्या चीज़ मेरा पैसा क्या चीज़ें जो हैं वो मेरा पैसा और खाएंगी। तो चलो पैसे की साइकोलॉजी समझते हैं एंड इसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपको अगर किसी भी इंसान के साथ रिलेशन बनाना है तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है, सबसे पहला क्या स्टेप होगा आपके लिए? गिव मी आंसर। टाइम। सबसे पहले आपको उस इंसान को टाइम देना होगा, पहली चीज। सेम चीज आपको पैसे के साथ करनी है। सेकंड स्टेप होता है रेस्पेक्ट। आपको उस इंसान को इज्जत देनी है, रेस्पेक्ट। सेम आपको पैसे को रेस्पेक्ट देनी है। एंड तीसरा पॉइंट, अब आपने इंसान को समझ लिया, आपने उसे टाइम दे दिया, आपने उसे इज्जत दे ली। अब आपको ये समझना है कि इस इंसान की मेरी लाइफ में कहाँ पर जगह है। क्या ये ज़्यादा अच्छा इंसान है, मैं इसे काफ़ी हाई प्रायोरिटी पर रख सकता हूँ, या फिर ये एवरेज इंसान है, या फिर ये मेरे टाइप का इंसान ही नहीं है तो मुझे इससे दूर रहना है। तो फिर आपको इस इंसान को डायरेक्शन देनी होती है। ये 3 स्टेप आपको पैसे के साथ भी करने होते हैं। सबसे पहले आप अपने पैसे को टाइम दो। अब टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है? टाइम का मतलब सीधा सही है कि आप अपने पैसे को समझो। आपकी इनकम कितनी होती है, आप उसमें से खर्चा कितना करते हो, आप उसमें से अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर कितना खर्च करते हो, यानी कि ज़रूरतें, इच्छाएं, और आप अपने फ्यूचर के लिए कितना इन्वेस्ट करते हो। एंड इसके लिए काफ़ी फेमस रूल भी है 50-30-20। आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी सैलरी पर या अपनी इनकम पर। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर देगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, क्योंकि ये रूल काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले आप अपने पैसे को टाइम दो, समझो मैं कितना कमाता हूँ, कहाँ खर्च करता हूँ, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो शायद मुझे कट करने की ज़रूरत है, ये अननेसेसरी खर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी इनकम वगैरह का सारा फिगर आउट करो, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ, एंड बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये टाइम देकर सारी चीज़ों को फिक्स करो। सेकंड स्टेप है रेस्पेक्ट करना।
अब आपने सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली। इसके बाद अब आपको हर एक पैसे को इज्जत देनी है। आपको हर एक जो खर्चा है आपका, जो हर एक खर्चा है उसको आपको हमेशा उसका एक हिसाब रखना है कि मैं महीने में पैसा कहाँ पर खर्च करता हूँ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें जो मुझे कट करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको और पैसा बढ़ाना चाहिए, एंड जो ऐसे खर्चे हैं जिनके बिना ज़िंदगी चल सकती है। इनिशियल फेज में ये वाले जो खर्चे हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा कट करने पड़ेंगे अगर आपको जल्दी पैसा बिल्ड करना है तो। ना उसके बाद जो स्टेप है वो है डायरेक्शन देना। आपने सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली, आपने सारी चीज़ें समझ ली, आपने सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थे वो भी अब आपने समझ लिए, टाइम लगा लिया उनमें भी। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है आपका डायरेक्शन देना। आपका हर एक सैलरी का रुपया, जो भी पैसा है, रुपया जो भी है, डॉलर है, कोई डॉलर में भी कमा सकता है, तो जो भी चीज़ है, आपको हर एक पैसे को, हर एक पाई पाई को आपको एक डायरेक्शन देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है लेट्स से 1 लाख रुपए, तो अब आपको एग्जैक्ट ये डायरेक्शन देनी है कि 50,000 रुपये मेरे जाएंगे नीड्स की तरफ। इन्हें आपने डायरेक्शन दे दी, इसे अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए जो नीड वाला अकाउंट हो, जिससे आप सारे जो अपने ट्रांजैक्शन करो, हाय 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 हाय, इससे आप अपने जो सारे ट्रांजैक्शन करो वो नीड्स की तरफ ही होने चाहिए। सेकंड, जो भी आपका पैसा है उसमें से लेट्स से 30%, तो 30% आपका जो 30,000 रुपये हैं वो जाएंगे इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो वो भी कौन से इन्वेस्टमेंट की तरफ कितने कितने जाएंगे, तो एक तरीके से आपकी जो भी इनकम है उस पूरी इनकम को एक डायरेक्शन दो कि कहाँ पर कितना पैसा जाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक एक पैसे को डायरेक्शन दो। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब भी आपकी इनकम आती है आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, इनकम, नीड, एक्सपेंस, लायबिलिटीज। सेकंड, इनकम, नीड, एक्सपेंस, एसेट्स। एक ही सेम रास्ता है, आगे जाके रास्ते अलग हो जाते हैं। अगर आप सही जगह खर्चा करते हो वो एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप गलत जगह खर्चा करते हो वो लायबिलिटीज बन जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम वीडियो के एंड पर हैं। मैं आपको एक एक्शन प्लान दे रहा हूँ। इनकम को टाइम दो, एक्सपेंसेस को रेस्पेक्ट दो, एंड सेविंग्स को डायरेक्शन दो। जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होनी चाहिए, उनको डायरेक्शन दो कि एक्चुअल में उनकी जगह कहाँ पर है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।